हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव। वह आप लोग के लिए रहेगा ज्योग्राफी का। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके और जहां तक इसमें सिर्फ 100 को बात करेंगे और आगे के क्लास में आगे की बात करेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और बताइएगा 100 में से आपने कितना सही किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी तक समझ में आप लोग को आएगा कि मेरा तैयारी किस आकार से चल रहा है और कैसे चला। अगर कोई भी टॉपिक पे अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक को मुझे लिख के व्हाट्सएप के जरिए या डिस्क्रिप्शन या कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आते हैं पहला प्रश्न आप लोग के लिए, यहाँ ध्यान देंगे। और जितने भी बच्चे अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोग के हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहे, पढ़ते रहे और सीखते रहे। ठीक है पहला, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? याद रखिएगा, कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है और अजैव है। तो याद रख लीजिएगा, कोयला जो है वह किस प्रकार का संसाधन है? तो यह देखिए अनवीकरणीय हो जाए। क्यों अनवीकरणीय? क्योंकि इसका एक बार उपयोग करके उसको फेंक देते हैं, उसका यूज में नहीं कर पाते, लिए इससे क्या हुआ? अनवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय जैव अजैव के बारे में हम आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हर एक चैप्टर को अच्छे से डिस्कशन के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एलएस ऑनलाइन क्लासेस के साथ जरूर जुटे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत जरूर बनाए। अगला प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ देखें, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से जो है वह कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवकृत है, पुनःपूर्ति योग्य है, अजैव है और अचक्रीय है। तो सौर ऊर्जा जो है वह निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो याद है पुनः पूर्ति योग्य है। इसको एक बार यूज करने के बाद फिर खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसको उपयोग कर सकते हैं, इसलिए यह पुनः पूर्ति योग्य है। आगे का प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान देंगे। तट रेखा क्षेत्र से कितने किलोमीटर क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 मीटर और किलोमीटर और 250 किलोमीटर। तो यह कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, तट रेखा से होता है वह 200 किलोमीटर जो क्षेत्र रहता है उसको क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था जो संबंधित है वह किससे अर्थव्यवस्था संबंधित है? याद रखें, संसाधन के संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजन से, दोहन से और इनमें से कोई भी नहीं। तो संसाधन का जो है वह क्या है? संसाधन के विदोहन से। और एक बात कह देते हैं आप लोग के बाबू, अगर आप लोग के पूर्ण रूपेण अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो एलएस ऑनलाइन क्लास के 11, 12 और कंपटीशन की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एलएस ऑनलाइन क्लास के साथ जरूर जुटे, तभी आप लोग की अच्छे से तैयारी और मजबूत हो पाए। ठीक है, तो आते हैं आगे की प्रश्न की ओर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर और 19.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र की जो होता है वह संपदा निहित होती है? तो कितना होता है? तो 19.2 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 19.2 किलोमीटर। आगे का प्रश्न है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है और अजैव है। तो पेट्रोलियम जो है वह किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा अनवीकरणीय, क्योंकि इसका उपयोग करके हम लोग मतलब इसका कोई यूज है, मतलब पेट्रोलियम का यूज हो गया तो खत्म हो गया, इसलिए इसका आगे का प्रश्न है। और आप लोग बताइएगा इसमें से आप लोग ने सही इसमें से सही कितना किए। ठीक है, तो अभी तो हम बता पाएंगे मेरा विद्यार्थी का तैयारी और मजबूत, जबरदस्त और एग्जाम में बेहतरीन कर पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? प्रवर्तीय है, मरुस्थलीय है, पीली है और जलोढ़ मिट्टी है। तो जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है वह कौन सी मिट्टी होती है? तो वह जलोढ़ मिट्टी होती है। याद रखिए, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सब। तो अगला है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा होता है यानी
काली मिट्टी का जो होता है वह दूसरा नाम क्या है? बलुई होता है, रेगुल होता है, साल होता है और प्रवृत्ति होता है। तो याद रखिएगा काली मिट्टी का दूसरा जो नाम होता है वह रेगुल होता है। क्या होता है? रेगुल होता है। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है वह निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह होता है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो जो सोपानी कृषि जो है वह किस राज्य में जो है वह प्रचलित है? तो आते हैं, देखिए बिहार का मैदानी क्षेत्र में, उत्तराखंड में, हरियाणा में और पंजाब में। तो यह सोपानी कृषि जो है वह कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में प्रचलित है। आगे का प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो होता है वह मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है, अधिक सिंचाई है और गेहूं की खेती होते हैं। तो पंजाब में भूमिकरण का जो मुख्य कारण होता है वह भूमिकरण क्या होता है? तो क्या होता है? यह अधिक सिंचाई होता है। याद रखिएगा क्या होता है? अधिक सिंचाई होता है। और मेरी बात एक लेख आप लोग समझ लीजिए, तैयारी आपका है, तैयारी आपको करनी है। तो तैयारी के साथ साथ आप लोग को रिजल्ट भी बेहतरीन लेना है और तैयारी की और मजबूती बनानी है। तो एलियस ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े, यानी आपके अपने ही सर अमित सर के क्लास में बिल्कुल जुड़े। अगर सभी सब्जेक्ट का आप लोग को बारीकी तरीका से इससे तैयारी करवाने का जिम्मेवारी मेरी है। अगर कोई भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का परेशानी है तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, अगर कोई परेशानी है तो आप शेयर कीजिए, हम उसका निदान देंगे। अगले का प्रश्न यहाँ देंगे और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो लाल, जालोट, काली और प्रवृत्ति। तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन सी मिट्टी जो है वह किसके लिए मानी जाती है? तो यह मानी जाती है काली मिट्टी है, अच्छा मानी जाती है। अगला है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में जो है कितने करोड़ भूमि का जो है वह क्षरण हो चुका है? कितने करोड़ का हो चुका है? तो आप लोग बताएंगे और कितने करोड़ हो चुका है। ठीक है, क्या है? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो यह कितना है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर और 18 करोड़ हेक्टेयर। तो याद रखिए कितना है? 18 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रासायनिक जो होता है वह रसायन कौन है? बेंजीन है, यूरिया है, एड्रीन है और फॉस्फोरस है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वह कौन है? एड्रीन है। आगे चलते हैं, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने बोला था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कौन बोला था? महात्मा गांधी, उसके बाद स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू। तो याद रखिएगा देश के बांधों के भारत का मंदिर कौन बोले थे? तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। अगला है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96%, 95%, 96.6% और 95.5%। तो यह कितना है? 95.5%। आगे का प्रश्न है, बेहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण हो। यह देख लीजिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लाजवाब प्रश्न। ठीक है, तो विहित क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं और लाल ग्रह कहते हैं। तो यह क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। अगला है, बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का है जो संकेंद्रण सबसे अधिक बढ़ा है? तो कौन सा तत्व है? तो देखते हैं, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है और लौह का है। तो बिहार में अति जल दोहन के तत्व के संकेंद्रण से किसका बढ़ा है? तो आर्सेनिक का बढ़ा है। किसका बढ़ा है? आर्सेनिक का बढ़ा है। अगर पूर्ण वीडियो अगर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, एक बात मेरी समझिए, अगर पूरा डिटेल से अगर मेरी क्लास को पढ़ना चाहते हैं तो एलियस ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक बात मेरी समझ लीजिए आप लोग, तैयारी आपको है, तैयारी आप ही को करना है। जब मंजिल पाना आप ही को है तो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होना है। और एलियस ऑनलाइन क्लासेस ही आप लोग का एक ऐसा रास्ता है जहां से हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीका से बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सिखाएंगे और एग्जाम का तैयारी कराएंगे। याद रखिएगा, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65% और 70%। तो प्राणियों के शरीर में जो जल का मात्रा होता है वह 65% होता है। कितना होता है? 65%। अगला है, ध्यान देंगे,
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% और 22%। तो विश्व की कितनी जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है? तो यह 16%। अगला है, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल नदी घाटी, उसके बाद रिहंद नदी घाटी, उसके बाद सोन नदी घाटी। तो निम्न में से कौन सी बिहार की जो है वह नदी घाटी प्रमुख का है? तो ये कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है, भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हो चुका था? 25%, 19.27%, 20% और 20.60%। और जो भी बच्चे यहाँ तक वीडियो को देखे हैं और आगे देखते रहते हैं उनका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहे और वीडियो में आप लोग को कोई बकवास नहीं, और आप लोग को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है? तो मुझे विश्वास है आप लोग ऐसा ही करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 19.27%। अगला प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार था 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए? 20.60%। अगला है प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वह वन का फैलाव हो चुका है? तो कितने प्रतिशत में है वह वन का फैलाव हो चुका है? कितने प्रतिशत में हो चुका है? तो यह इसमें से ऑप्शन देख लीजिए है, और कितने? 7.1%। आगे का है, यहाँ पर देखेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में से कितने देश के कुल कितने क्षेत्र का विकास प्रतिशत हो पाया है? कितने का हो पाया है? तो आप लोग को होना है कितना? 60 पॉइंट कितना का? 61%। कितना का हो चुका है? 60 पॉइंट अगले का, ठीक है? तो अगला प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, ठीक है? और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे बढ़ेंगे, और एक बात मेरी समझ लेंगे। आगे का प्रश्न आप लोग के लिए है, हाँ, भारत के किस राज्यों में वन का विस्तार सबसे अधिक है? भारत में किस राज्य का जो है वन का विस्तार जो है वह सबसे अधिक है? ठीक है, तो कितना है? तो आप लोग को पता है मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान देंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। तो 2001 के जनगणना के अनुसार जो था वह भारत की आबादी क्या था? 90 करोड़, 121 करोड़, 140 करोड़ और 150 करोड़। तो याद रखिएगा 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी था वह था 121 करोड़। तो और याद रखिएगा 2011 में 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121। इतना याद कर लीजिएगा। आगे का प्रश्न आप लोग के लिए, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन विस्तार था? कितने था? तो 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर और 5 अरब हेक्टेयर। तो कितने था? 4 अरब हेक्टेयर। कितने था बाबू रे? 4 अरब हेक्टेयर। अगला है, भारत का जो है वह राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह कबूतर है, हंस है, मयूर है और तोता। और इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना है क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक का संबंध जो है वह किस देश से है? तो चरक का जो संबंध है वह किस देश से है? म्यांमार से है, श्रीलंका से है, भारत से है और नेपाल से। तो चरक का जो संबंध है वह भारत से है। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में और टीबी के लिए। तो टेक्सोल का जो उपयोग होता है वह किस में होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए किस में होता है? कैंसर में होता है। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 13 अप्रैल को, उसके बाद 3 सितंबर को और 1 दिसंबर को। तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है
5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से और खनिज संसाधन संरक्षण। तो संविधान की धारा जो 21 का संबंध है वह किससे है? तो आप लोग को वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न आप लोग के लिए ध्यान देंगे, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, वेटलैंड्स कन्वेंशन हुआ था, विश्व आपदा कन्वेंशन हुआ था, और इनमें से जो हुआ था कौन है? इनमें से कोई भी नहीं हुआ। तो कौन आप लोग को हुआ था? तो आप लोग को पता होना चाहिए, अफ्रीकी क्या हुआ था? कन्वेंशन हुआ था। अगला प्रश्न आप लोग के लिए यह रहा, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो यह ऑप्शन है मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, व्हेल है, कछुआ है। तो इनमें कौन सा जीव जो है वह केवल भारत में ही पाया जाता है? तो क्या है? डॉल्फिन है। आगे का है, इनमें किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? तो मैग्नीज है, बॉक्साइट है, लोहा है और सोना। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी मानी जाती है? किसको मानी जाती है? तो यह लोहा की मानी जाती है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, निम्न में से कौन लौह का एक प्रकार है? बिटुमिनस है, एंथ्रेसिट है, हेमेटाइट है और इनमें से कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आप लोग को? हेमेटाइट है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए यहाँ रहा, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है और उड़ीसा है। तो क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगला है, भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में है लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो चूना पत्थर है, अभ्रक है, मैग्नीज है और क्या है? बक्साइड है। तो क्या है? मैग्नीज है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, टीन और अभ्रक। तो इनमें कौन अधात्विक खनिज का है वह उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? अभ्रक है। अगला है आप लोग के लिए यहाँ ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह उत्पादक करता है? 10%, 20%, 30% और 40%। तो छत्तीसगढ़ भारत का जो है वह कितना प्रतिशत लौह यश को उत्पादन करता है? तो यह करता है 20%। आगे का प्रश्न आप लोग, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है और चतुर्थ स्थान है। तो कितने स्थान है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, तृतीय स्थान पे। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में जो होता है तो वो कितना? 10 किलोग्राम। आगे का प्रश्न यहाँ है, देख लीजिए, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा, उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा, उड़ीसा जो किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा जो है वह किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो क्या? लोहा का, मैग्नीज का, टीन का और तांबा का। तो क्या हो जाएगा? मैग्नीज का। अगला प्रश्न आप लोग है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज का, टीन का, लोहा का और बॉक्साइट का। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए वह किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, बॉक्साइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न आप, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? तो देश में तांबे का जो है वह कुल भंडारण जो है वह कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन और 175 करोड़ टन। तो कितना है आप लोग को? 125 करोड़ टन। अगला प्रश्न आप लोग के लिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक जो है उत्पादन होता है? 60% होता है, 70% होता है, 80% होता है और आप लोग को 90% होता है। तो कितना होता है आप लोग को? तो ये होता है 80% होता है। आगे का है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख जो होता है वह कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट और तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? सीमेंट उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर है। या आप लोग बताइए, 50 करके छोड़ते हैं, ठीक है, और 50 में से बताइए आप लोग को कितना सही किए
और आगे का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार अपना जरूर कमेंट में बताइएगा यह क्लास आप लोग के लिए कैसा लगा और इस क्लास को और कैसे हम इम्प्रूव कर सकेंगे ताकि आप लोग के और अच्छे से सहूलियत हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।